अच्छा, तो आप सारे लोगों को हैप्पी होली, वो होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो अगर मेरे से भी आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो भाई आज मुझे माफ़ कर देना। फेस्टिवल का टाइम है, पास आने का टाइम है, तो खुशियाँ मनाओ और आई होप आपकी वाली होली जो है काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होली की विशेष थी। हम बात करते हैं गाइस अब अपनी वीडियो के बारे में, और अंडरटेकर का अप्रैल फूल वाला कुछ सीन हो सकता है इस साल की हॉल ऑफ फेम के अंदर। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर कल स्मैकडाउन के एपिसोड में शायद कुछ अलग ही चीज़ करने वाले हैं, और रैंडी ओटन का कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई भी मिल चुका है। तो गाइस काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Russell Chatter. सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के बारे में। तो सबसे पहले तो अंडरटेकर ने ये बात सरप्राइजिंगली रिवील करी कि ये दूसरी बार है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको अप्रोच किया उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए। आप लोग सोचोगे अच्छा ये दूसरी बार है तो पहली बार कब हुआ होगा? तो गाइस जब अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी ना रेसलमेनिया 30 के अंदर, जब वो ब्रॉक लेसनर से आ रहे थे, तो वो मैच में हारने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगा था कि शायद अब अंडरटेकर का करियर खत्म है, और उस टाइम पर ही उन्होंने अंडरटेकर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए कहा था। लेकिन अंडरटेकर ने उस टाइम पर मना कर दिया, क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल की वीडियोस देखते हो तो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है कि अंडरटेकर को होश ही नहीं था कि ब्रॉक लेसनर के साथ उनके मैच में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको कंकशन सफर करना पड़ गया था। तो अंडरटेकर नहीं चाहते थे कि उनका ऐसा मैच, आखिरी मैच जिसके बारे में उनको कुछ याद ही ना रहे, और वो अपने उस मैच से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए उन्होंने उस समय जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये वाला जो ऑफर है हॉल ऑफ फेम में आने का, इसको नहीं लिया। और इवेंचुअली जब बोनियार्ड मैच उनको मिला एजे स्टाइल्स के साथ में और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनसे कहा, तो फिर इस बार अंडरटेकर को ये चीज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आपको पता है अंडरटेकर को इस साल हॉल ऑफ फेम में विंस मैकमैन इंडक्ट करने वाले हैं। तो विंस मैकमैन के बारे में उन्होंने ये कहा कि देखो भाई मैं बहुत नर्वस हूं, क्योंकि जो हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी होने वाली है वो 1 अप्रैल को होने वाले, और 1 अप्रैल को आपको पता है अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है विंस मैकमैन इस बार कुछ ना कुछ प्रैंक कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मेरे और विंस मैकमैन के रिलेशन है, मुझे लगता है कि विंस मैकमैन की आंखों में भी आंसू आने वाले हैं। तो मुझे तो लगता है कि शायद हॉल ऑफ फेम में जब इंडक्ट होंगे अंडरटेकर, तो शायद वो ऐसा इंडक्ट करना होगा जो इससे पहले हमने किसी भी सुपरस्टार के लिए नहीं देखा है, क्योंकि अंडरटेकर है ही इतने ज्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब विंस मैकमैन ऐसे हर रोज किसी को आके थोड़ी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करते हैं। तो ये वाली सेरेमनी काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम से जुड़ी, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत टाइम से सोच रही थी अपना एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने के लिए। अब यूनाइटेड किंगडम यूएसए से बाहर है, तो आपको पता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनेशनल इवेंट्स करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी किया था, तो उसका एक अलग ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा फील होता है। तो यूनाइटेड किंगडम को लेकर गाइस अपडेट ये है कि कार्डिफ वेल्स के अंदर प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल 3 सितंबर को एक मेजर शो हेल्ड करने का प्लान कर रही है। अब गाइस इंटरनेशनल डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती तो वो छोटे मोटे शो नहीं होते, सबसे पहले तो बड़े स्टेडियम के अंदर होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है ना कि भाई हम बाहर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो फिर ऐसा खचाखच सारा माहौल होना चाहिए। कनाडा की बात नहीं मैं कर रहा, हाँ यूके के अंदर रॉ स्मैकडाउन भी हो जाती है, लेकिन एक प्रीमियम लाइव इवेंट का होना एक अलग फील होगी। तो ये कुछ आप मेजर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ भी होने में टाइम है, बट यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस साल एक प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी के लिए ऐसा कंसिडर कर रही है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं टाइटस ओनील के बारे में। आप लोग सोचिएगा आज अचानक से टाइटस ओनील के बारे में बात की हो रही है, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि भाई ये टाइटस ओनील बंदा है क्या? ये रेसलर है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट्स में जाता है, ये रेसल तो करता नहीं है, इसको हमने सालों से देखा नहीं है ना, इसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुकिंग अच्छी होती है, तो ये है क्या? तो इन सारी बातों को खुद टाइटस ओनील ने आंसर किया। वैसे मुझे पता थी, बट अभी उन्होंने बताई तो मुझे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टाइटस ओनील ने कहा कि भैया अगर तुम्हें लग रहा है मैं रिटायर नहीं हुआ, तो मैं रिटायर नहीं हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई से, मैं रेसल नहीं करता, वो एक अलग बात है। और उन्होंने ये बताया कि देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मैं उनका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अब ब्रांड एम्बेसडर भाई कंपनी के लिए, जो कंपनी को अलग अलग इवेंट्स में जाके ऐसे रिप्रेजेंट करता है, वो ब्रांड एम्बेसडर होता है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ग्लोबली जो है पूरा एक्सपैंड करता है। उसमें एक टाइटस ओनील का बहुत ही मेजर रोल है। हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी मैं रेसल नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए काफी सारे फैंस को समझ नहीं आता, बट ये जो है टाइटस ओनील का इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइटस ओनील तो बंदा है कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही घंटा कुछ नहीं है, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए टाइटस ओनील बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनको इतने टाइम से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस है। तो भले ही टेलीविजन के ऊपर भी कोई बुकिंग हो नहीं रहा हो, मतलब कोई बुकिंग ना हो रही हो, या फिर वो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के अंदर रिंग के नीचे घुस जाए, फिसल जाए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वो एक बहुत बड़े एसेट है। तो ये बात जो है आपको जाननी चाहिए। रेसल नहीं करते वो एक अलग बात है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रैंडी ओटन के बिछड़े हुए भाई के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, एनएक्सटी के अंदर, जहां पर भी आप लोग कह लो, अपने टैलेंट्स को रिक्रूट किया। और गाइस उसमें से एक बंदा जिसकी आप लोग पिक्चर देख सकते हो इसमें यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम है, ये 23 ईयर्स ओल्ड है और इनका नाम है डेविड बॉस्टियन। और गाइस ये ऑलमोस्ट रैंडी ओटन जैसे नजर आ रहे हैं। मतलब
आप लोग अगर यहाँ पर इनका चेहरा देखोगे तो जैसे रैंडी ऑर्टन की चिन्ह है, जिस तरीके से उनका हेयर स्टाइल है, जिस तरीके से उनकी नोज, जिस तरीके से उनके लिप्स, यहाँ पर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी नजर आ रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर जब WWE ने काफी सारी फोटोज के अंदर ये सुपरस्टार थे या होने वाले सुपरस्टार जब इनकी पिक्चर पोस्ट करे तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो रैंडी ऑर्टन के जैसे लग रहे हैं। कोई कह रहा है 2014 के रैंडी ऑर्टन है, 2004 के रैंडी ऑर्टन है। तो बहुत सारी यहाँ पर सिमिलैरिटी मुझे तो नजर आ रही है। अब आप लोग मुझे बताना कि आपको भी लग रहा है कि ये हाँ रैंडी ऑर्टन के शायद कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। वैसे ये सही हो जाता है किसी बंदे के लिए अगर उसके अंदर थोड़ी सिमिलैरिटी आ गई ना किसी करंट WWE के पॉपुलर स्टार से, तो उसको अटेंशन मिल जाती है। हाँ, मैं यहाँ पर पार्कर बूड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हारलैंड हो चुके हैं, क्योंकि उनका तो लुक ही अब WWE ने चेंज कर दिया। तो देखते हैं डेविड जो कि नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं एटलीस्ट लुक के हिसाब से, वो आगे जाकर फ्यूचर में क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बिगी के बारे में बात करते हैं। तो बिगी ने तो काइंड ऑफ नेक उनकी जब से नेक में उनकी प्रॉब्लम हुई उसके बाद से एक तरीके से पार्ट टाइमर व्लॉगिंग ही शुरू कर दी है। मतलब छोटी छोटी उनकी क्लिप्स जो है ट्विटर के ऊपर आती रहती हैं। एक और उन्होंने क्लिप पोस्ट करी जहाँ पर देखकर सबसे पहले अच्छा लग रहा है कि भले उन्होंने नेक ब्रेस पहना है लेकिन वो चल फिर रहे हैं। उनका देखो मैं इस समय यहाँ पर जो है अपने नेबरहुड में घूम रहा हूँ, वो टेम्परेचर बता रहे हैं कि आसमान में जो है कैसे बादल हैं, मैं सांस ले सकता हूँ, आज का दिन काफी अच्छा है और इसमें मेरी लाइफ जो कुछ ऐसी चल रही है। मेरी जो गर्दन है भले वो टूट चुकी हो लेकिन यहाँ पर जो दिल है ना वो अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से बिगी ने काफी पॉजिटिविटी दी है यार। बंदा इस सिचुएशन में भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। वो जो फैंस उसके लिए जो केयर करते हैं उसके बारे में बिगी भी कितनी केयर करते हैं हमको इससे पता चल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो भाई बिगी ने कभी ऐसा जरूरी समझा नहीं कि वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अपडेट दें। तो इस तरीके से बिगी की लाइफ चल रही है अभी अच्छी खासी और उनका ब्लॉगिंग तो ऐसे चलती रहेगी। तो चैनल के ऊपर मैं आपको उनके बारे में जो है सारी बातें बता दूंगा। अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की उस एडवाइस के बारे में जो कि उन्होंने दी अपने एक क्लोज फ्रेंड को। और गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शेल्टन बेंजामिन की। अब आपको पता है शेल्टन बेंजामिन और ब्रॉक लेसनर यार कैसे रहे हैं। उन्होंने रेसलिंग की शुरुआत जो है एक साथ में करी थी, साथ में टैग टीम चैंपियंस भी रहे हुए हैं OVW के अंदर। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने क्या एडवाइस दी शेल्टन बेंजामिन को, वो उन्होंने बताया 450 स्प्लैश का यूज किया करते थे शेल्टन बेंजामिन, लेकिन ब्रॉक लेसनर के कहने पर ही वो चीज शेल्टन बेंजामिन ने करनी छोड़ दी है। ब्रॉक लेसनर ने उनको बताया, ऐसा खुद कहना था शेल्टन बेंजामिन का कि यार देख अगर तू 10 बार 450 स्प्लैश को कर रहा है और वो 10 में से 10 बार सही हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार भी तेरे से वो मिस हो रहा है तो तेरे को वो वाला मूव परफॉर्म करना तभी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि शेल्टन बेंजामिन ने ये भी बताया था कि उसकी वजह से जो उनको एल्बो में प्रॉब्लम हुई थी, सर्जरी वगैरह करवानी पड़ी थी और वो लास्ट टाइम था जब ब्रॉक लेसनर ने उनको एडवाइस दी और तब से शेल्टन बेंजामिन उस वाले मूव का यूज नहीं करते। तो ये कुछ अंदर की बात उन्होंने बताई। वैसे आपको भी पता होगा ना ब्रॉक लेसनर भी जो है टॉप रोप से शूटिंग स्टार प्रेस को लगाते थे, कर्ट एंगल को उन्होंने लगाया था, उसके बाद से उनकी जो है हालत काफी खराब हो गई थी। तो शायद सिमिलर एडवाइस उन्होंने कुछ शेल्टन बेंजामिन को भी दिया कि भाई जो काम हो ना पाए सही से उसमें हाथ ही नहीं डालना चाहिए। शायद ब्रॉक लेसनर की यही वाली थिंकिंग है। तो ये कुछ ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन की यारी के पल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो WWE एडवर्टाइज कर रही है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर कोलाइड करने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये भी फीचर किया हुआ है कि ब्रॉक लेसनर अब अपना बदला लेने आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर रोमन रेंस ने सिर्फ ब्रॉक लेसनर का खून निकाला बल्कि उनकी चैंपियनशिप को हवा में रेस करके ये कहा कि भैया तुम मुझे एक्नॉलेज करो। तो आपको पता है अगर कोई बीस्ट को छेड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, ये हमने तब भी देखा था जब क्राउन जूल में रोमन रेंस से वो हारे थे और उसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में जो उन्होंने तबाही मचाई थी। मेरे ख्याल से अब तक का शायद सबसे ज्यादा हीटेड सेगमेंट कल के स्मैकडाउन के एपिसोड से आने वाला है, जहां पर ब्रॉक लेसनर का गुस्सा किस लेवल पर होगा ये शायद हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमेजिनेशन से भी बिल्कुल बियॉन्ड है। तो उसके लिए हमको कल के स्मैकडाउन के एपिसोड को ट्यून करना पड़ेगा। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगेन आप लोगों को हैप्पी होली, खुशियां मनाओ, अच्छे से रहो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।